हरि ओम। Hello everyone, myself Santosh Chaube. Today we shall continue the lecture series of science and technology। एक जो नई श्रृंखला हमने शुरू की है विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी के बारे में, इसके लेक्चर को हम लोग आज की क्लास में जारी रखेंगे। एंड टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट व्हाट इज टेक्नोलॉजी, और आज की क्लास में पढ़ेंगे प्रौद्योगिकी किसे कहते हैं। देखिए, जो पिछली क्लास थी उसमें हम लोगों ने पढ़ा कि साइंस क्या है, उसका इंपॉर्टेंस क्या है। तो निश्चित रूप से देखिए आज का युग जो है विज्ञान का युग है, लेकिन मैं कहना चाहूंगा आपको कि विदाउट टेक्नोलॉजी साइंस इज नथिंग। बिना प्रौद्योगिकी के विज्ञान का कोई मतलब नहीं है। और यदि साइंस के शब्दों में कहें तो साइंस कहता है टेक्नोलॉजी के लिए कि माना तू शान है, माना तू शान है, माना तू अभिमान है, तू इस युग का भगवान है, लेकिन यदि मैं तेरी जिंदगी में नहीं तो तू शून्य में डूबा हुआ एक बियावान है, तो शून्य में डूबा हुआ एक बियावान है। माय डियर फ्रेंड्स, माय डियर स्टूडेंट्स, लेट्स बिगिन द क्लास। चलिए हम लोग शुरू करते हैं हम लोग व्हाट इज टेक्नोलॉजी से, प्रौद्योगिकी किसे कहते हैं। सबसे पहले हम लोग यहां पर इटिमोलॉजिकल मीनिंग लेंगे, जो शब्द व्युत्पत्ति के आधार पर है उस पर बात करेंगे। तो मैं आपको बताना चाहूंगा कि जो टेक्नोलॉजी शब्द है, जो आपकी टेक्नोलॉजी शब्द है, दिस टर्म हैज बीन ड्राइव फ्रॉम टू ग्रीक टर्म्स। यह दो यूनानी शब्दों से मिल करके बना हुआ है। यह टू ग्रीक टर्म से निकला हुआ है। एक टर्म आपका है टेक्ने और दूसरा शब्द है आपका लोगोस। टेक्ने और लोगोस। टेक्ने का अर्थ होता है आर्ट, आर्ट और स्किल, और लोगोस का अर्थ है एक्सप्रेशन, एक्सप्रेशन और नॉलेज, एक्सप्रेशन और नॉलेज। तो यहां टेक्नोलॉजी का अर्थ हो गया, अगर हम लोग इसका इटिमोलॉजिकल मीनिंग ले, यदि हम शब्द के आधार पर बात करें तो यहां पर अर्थ हो गया कि टेक्ने जो है उसका अर्थ हो गया आर्ट या स्किल, और लोगस का अर्थ हो गया एक्सप्रेशन या नॉलेज। तो आप कह सकते हो कि इट इज एक्सप्रेशन ऑफ आर्ट और स्किल। जो कला है, जो आपके अंदर कौशलता है, उसकी जो अभिव्यक्ति है, इसको हम लोग टेक्नोलॉजी कहते हैं, इसको हम लोग टेक्नोलॉजी कहते हैं। तो आप कह सकते हो कि टेक्नोलॉजी क्या है, तो यह है कौशलता की अभिव्यक्ति। यह है कौशलता की यह है कौशलता की अभिव्यक्ति। तो जो हमारे अंदर ज्ञान होता है, जब उसको हम लोग अभिव्यक्त करते हैं, उसको हम लोग कौशल, तो उसको हम लोग टेक्नोलॉजी कहते हैं। आइए इसको हम लोग और भी थोड़ा विस्तार करके देखते हैं। देखो, जो टेक्नोलॉजी है, इसके लिए हिंदी का शब्द है प्रौद्योगिकी। प्रौद्योगिकी और प्रौद्योगिकी का यदि हम लोग संधि विच्छेद करें तो यह आता है प्र प्लस उद्योग प्लस इकी। प्र प्लस उद्योग प्लस इकी, और उद्योग इकी का, उद्योग इकी को अगर हम लिखें, औद्योगिकी को अगर हम लिखें तो औद्योगिकी का यहाँ पे जो अर्थ है वो अर्थ होता है विज्ञान, विज्ञान। तो प्रौद्योगिकी जो है यह आपको मिलकर बना हुआ है प्र प्लस विज्ञान से, प्र प्लस विज्ञान से। विज्ञान के साथ में जब प्र उपसर्ग जोड़ा जाता है तो इसका अर्थ कैसे बदलता है, इसको जानने के लिए हम लोग ऐसे ही एक सिमिलर वर्ड लेंगे जिसके साथ में प्र उपसर्ग जुड़ा हुआ हो, और हम लोग उस एनालॉजी के माध्यम से, उस समदृष्टता के बारे माध्यम से समझ लेंगे कि विज्ञान जो सिद्धांत बनाता है, विज्ञान जो सिद्धांतों का समुच्चय है, प्र उपसर्ग जोड़ने से उसका अर्थ किस प्रकार से बदल जाता है। तो आइए हम लोग इसको देखते हैं। यहां पर मैं आपको बताऊं कि देखिए एक ऐसा ही शब्द हम लोग ले सकते हैं, शासन या गवर्नमेंट। शासन या गवर्नमेंट, और शासन के साथ में प्र उपसर्ग जोड़ करके बन जाता आपका प्रशासन, प्रशासन।
अब यदि मैं पूछूं कि भारत में केंद्र में किसका शासन है, तो आप कहोगे मोदी जी का शासन है। राज्य में पूछूं कि उत्तर प्रदेश राज्य में किसका शासन है, आप कहोगे योगी जी का शासन है। मैं पूछूं आपसे कि केंद्र में जो मोदी जी की सरकार वो क्या कर रही है, तो मैं आपको भी एक छोटा सा एग्जांपल देता हूं। देखिए, अभी आपने पढ़ा कि 28 सितंबर 2023 को भारत की केंद्र की सरकार ने भारत की संसद के माध्यम से एक अधिनियम पारित किया है, और इस अधिनियम के पीछे जो बैकग्राउंड है वह है 106वां संविधान संशोधन। तो यहां पे आपने यह पढ़ा कि जो महिलाओं को दिया गया आरक्षण है उसको पारित करने वाला कौन है, तो वह है केंद्र की सरकार। और इस प्रकार से आप कह सकते हो केंद्र की सरकार क्या करती है, तो मुख्यतः जो है शासन के माध्यम से वह बनाती है रूल्स एंड रेगुलेशंस, वह बनाती है सिद्धांत एक तरीके से। तो शासन का काम है सिद्धांत का निर्माण करना, शासन का काम है नियमों और कानूनों का निर्माण करना। और अगर हम पूछूं कि आपका जो प्रयागराज है या जो देहरादून है, यहाँ पे किसका प्रशासन है, तो आप कहोगे वहां के डीएम या वहां के एसपी साहब का नाम लोगे। और जो वहां के डीएम है, जो वहां के एसपी हैं, जो वहां के पदाधिकारी हैं, वो करते क्या है, तो देखो जो नियम कानून बना करके दिया, अभी जैसे महिलाओं को यह दिया, कहा गया कि लोकसभा और विधानसभा में जो है 1/3 सीटें इनके रिजर्व रखी जाएंगी। जब इसको इंप्लीमेंट किया जाएगा डिलिमिटेशन के बाद, तो जाहिर सी बात इसको क्रियान्वित कौन करेगा, इसको क्रियान्वित करेंगे प्रशासनिक अधिकारी लोग। तो प्रशासनिक अधिकारियों का काम क्या है कि शासन के माध्यम से जो सिद्धांत बने उन सिद्धांतों का उसने किया क्रियान्वयन। तो सिद्धांतों का यह क्या करता है, क्रियान्वयन। तो प्रशासन क्या हो गई, प्रशासन आपकी हो गई एक प्रक्रिया, एक प्रोसेस हो गया, जिसके माध्यम से क्या किया जाता है, तो जिसके माध्यम से शासन के द्वारा बनाए गए सिद्धांतों का, शासन के माध्यम से बनाए गए सिद्धांतों का यहां पर किया जाता है क्रियान्वयन अर्थात इंप्लीमेंटेशन ऑफ थ्योरीज, implementation of rules and regulations made by गवर्नमेंट। सरकार के द्वारा जो सिद्धांत बनाए जाते हैं, जो नियम कानून बनाए जाते हैं, उनका क्रियान्वयन जिसके माध्यम से होता है, उस प्रक्रिया को हम लोग प्रशासन कहते हैं। तो हम लोग एक ऐसा ही एनालॉजी यहां पे लेते हैं। अब यहां पे आपने यहां पर देखो, ये तो आपका हो गया यह शासन, और शासन के साथ में प्र उपसर्ग जुड़ करके बन गया प्रशासन। इसी प्रकार से आपका यहां हो गया विज्ञान, विज्ञान के साथ में प्र प्लस विज्ञान जुड़ गया, यह बन गया प्रौद्योगिकी, यह बन गया प्रौद्योगिकी। अब अगर मैं पूछूं कि विज्ञान का काम क्या है, तो हम लोगों ने किसी क्लास में पढ़ा कि विज्ञान का काम है सिद्धांतों का निर्माण करना। विज्ञान सिद्धांतों का निर्माण करता है। साइंस इज कलेक्शन ऑफ थ्योरीज, साइंस में थ्योरीज, शासन जैसे सिद्धांत बनाता है वैसे विज्ञान के माध्यम से सिद्धांत बनते हैं। प्रशासन क्या करता है, प्रशासन का काम है शासन के द्वारा बनाए गए सिद्धांतों का क्रियान्वयन। उस प्रकार से प्रौद्योगिकी क्या करेगा, तो यह भी करेगा सिद्धांतों का क्रियान्वयन, यह भी करेगा implementation of theories made by science। विज्ञान के द्वारा जो सिद्धांत बनाए जाते हैं उन सिद्धांतों का क्रियान्वयन करता है आपका प्रौद्योगिकी, वह करता है प्रौद्योगिकी। अगर मैं पूछूं आपसे कि यह जो शासन है जिसने सिद्धांत बनाया, प्रशासन के माध्यम से सिद्धांतों का क्रियान्वयन हुआ, इसका उद्देश्य क्या है, तो आप कहोगे इसका उद्देश्य है टू ब्रिंग पीस एंड प्रॉस्पेरिटी इन द ह्यूमन लाइफ, मानव के जीवन में सुख समृद्धि लाना। तो इसका उद्देश्य क्या होता है, तो इसका उद्देश्य है पीस एंड प्रॉस्पेरिटी, टू ब्रिंग पीस एंड प्रॉस्पेरिटी, सुख समृद्धि लाना। इसी प्रकार से यदि हम लोग बात करें कि जो आपका विज्ञान है, तो विज्ञान क्या करता है, तो विज्ञान क्या करेगा, तो विज्ञान भी आपका क्या करेगा, यह सिद्धांतों का क्रियान्वयन करेगा। प्रौद्योगिकी क्या करेगा, यह विज्ञान के सिद्धांतों का क्रियान्वयन करेगा। और इसका उद्देश्य क्या होगा, इसका भी उद्देश्य होगा मानव के जीवन में सुख समृद्धि लाना।
अब यदि हम लोग इस डिस्कशन के आधार पर प्रौद्योगिकी की परिभाषा बनाना चाहें तो हम लोग क्या परिभाषा बना सकते हैं? हम लोग कह सकते हैं कि टेक्नोलॉजी इज अ प्रोसेस। टेक्नोलॉजी इज अ प्रोसेस। टेक्नोलॉजी is a process by which we implement what? We implement theories. We implement theories made by science so that we can bring peace and prosperity in human life. प्रौद्योगिकी एक प्रक्रिया है जिसके माध्यम से विज्ञान के सिद्धांतों का क्रियान्वयन किया जाता है ताकि मानव जीवन में सुख समृद्धि लाया जा सके तो इस हम लोग टेक्नोलॉजी के बारे में यहाँ पर हम लोग देख लिया कि टेक्नोलॉजी क्या है। अब मैं यहाँ पर थोड़ा सा आपको बताना चाहूंगा, जैसे उदाहरण के लिए आपको कोई बता दे कि चावल कैसे बनाया जाता है, सिद्धांत हो गया। लेकिन अगर चावल बनाया ना जाए तो जाहिर सी बात है उसका क्या मतलब निकलेगा। तो चावल देखो, जो बनाने के जो सिद्धांत हैं वह आपका क्या हो गया, वह विज्ञान हो गया। लेकिन जो चावल बनाए जो बनाने की प्रक्रिया होगी वो हो जाएगी टेक्नोलॉजी। और उस चावल के बनाने से हम लोग खाएंगे, हमारा पोषण होगा, तो जाहिर सी बात है हमारे जीवन में सुख समृद्धि आएगी। इसी प्रकार से जैसे आप फिजिक्स की बात करो तो फिजिक्स में जैसे आपने पढ़ा आपने मोशन या गति के बारे में, और वहां पे आपने पढ़ा न्यूटन की गति का नियम। तो न्यूटन की गति के तीसरे नियम आप क्या पढ़ते हो? फॉर एवरी एक्शन देयर इज इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। तो जितने भी एक्शन होते हैं सभी एक्शन का क्या होता है? इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन होता है। क्रिया जो होती है, जितनी भी क्रिया है सभी क्रिया के बराबर एवं विपरीत होती है। आप सभी क्रिया के बराबर एवं विपरीत होती है प्रतिक्रिया। अब देखो क्या हुआ कि आपने सिद्धांत पढ़ लिया, विज्ञान बताता है क्रिया के बराबर एवं विपरीत प्रतिक्रिया होती है। अब आप क्या करते हो? अब आप इसके आधार पर एक बनाते हो रॉकेट। उस रॉकेट में ईंधन भरते हो, उस ईंधन को जलाने के लिए ऑक्सीकारक डाल देते हो, और इसके बाद जब ईंधन ऑक्सीकारक को मिलाया जाता है तो मिलने के बाद जब ईंधन और ऑक्सीकारक मिलकर के दहन करते हैं तो जितनी तेजी से उसका धुआं, उसका जो गैस है, उसमें जो जलवाष्प है, जितनी तेजी से नीचे की ओर निकलता है उतनी ही तेजी से वह उपग्रह प्रक्षेपण यान या जो रॉकेट है वह उपग्रह को लेकर के ऊपर की ओर चल देता है और पृथ्वी कक्षा में उसको स्थापित कर देता है। और पृथ्वी कक्षा में घूमते हुए वह यहां से पृथ्वी सिग्नल पाता है और फिर सिग्नल को दूसरे स्थानों पर फेंक देता है, भेज देता है, और वहां से फिर वह तार के माध्यम से हमारे टीवी सेट में आते हैं और उसको हम लोग देख लेते हैं। इस प्रकार से आप क्या देख रहे हो कि मानव के जीवन में बेहतरी आ रही है। इसको हम लोग कहेंगे रॉकेट टेक्नोलॉजी। क्रिया के बराबर विपरीत प्रतिक्रिया होती है, यह विज्ञान है। लेकिन जब इस विज्ञान के नियम को हम लोगों ने क्या किया, उसको हम लोगों ने क्रियान्वित कर लिया, उसको हम लोगों ने प्रक्रिया में ले आया, तो उसको हम लोग कहेंगे दैट इज टेक्नोलॉजी। इसीलिए कहा गया कि एक्सप्रेशन ऑफ आर्ट और स्किल इज टेक्नोलॉजी। जो आपके अंदर कला है, जो आपके अंदर गुण है, जो आपके अंदर सिद्धांत है, उस सिद्धांतों को जब अभिव्यक्ति देते हो तो वह आपके प्रौद्योगिकी या टेक्नोलॉजी हो जाती है। लेकिन माय डियर फ्रेंड्स, माय डियर स्टूडेंट्स, मैं समझता हूं कि टेक्नोलॉजी को बताने के लिए शायद ये बातें काफी नहीं होंगी। तो मैं आपको एक टेक्नोलॉजी की एक बृहद परिभाषा बताता हूं, एक कॉम्प्रिहेंसिव परिभाषा बताता हूं। इसके माध्यम से आप टेक्नोलॉजी को निश्चित रूप से बहुत अच्छे तरीके से समझ लोगे। अगर हम टेक्नोलॉजी को कॉम्प्रिहेंसिवली परिभाषित करना चाहें तो हम लोग कह सकते हैं कि जो टेक्नोलॉजी है जो टेक्नोलॉजी है तो टेक्नोलॉजी क्या है? तो टेक्नोलॉजी इज अ प्रोसेस। टेक्नोलॉजी इज ए process by which we convert known resources
नॉन रिसोर्सेस टू रिसोर्सेस सो दैट वी कैन ब्रिंग पीस एंड प्रॉस्पेरिटी इन आवर लाइफ। प्रौद्योगिकी प्रौद्योगिकी एक प्रक्रिया है जिसके माध्यम से असंसाधनों को संसाधनों में परिवर्तित किया जाता है ताकि मानव जीवन में सुख समृद्धि लाई जा सके। अब मैं आपसे पूछा आपको बताना मैं चाहूंगा कि देखिए, टेक्नोलॉजी को समझने के लिए आपको पहले समझना पड़ेगा और संसाधन किसे कहते हैं और फिर किस प्रकार से उसको संसाधन में परिवर्तित किया जाता है। जब तक आप इसको नहीं समझोगे तब तक आप टेक्नोलॉजी को नहीं समझ पाओगे। माय डियर फ्रेंड्स, माय डियर स्टूडेंट्स, आपसे मैं प्रश्न पूछना चाहूंगा कि यदि मैं आपसे यह कहूं कि उत्पादन किससे कहते हैं, व्हाट इज प्रोडक्शन, तो आप क्या बताओगे? तो शायद आप यही बताओगे उत्पादन का मतलब है किसी नई वस्तु का सृजन करना। लेकिन मैं आपको बताना चाहूंगा द ह्यूमन बीइंग डज नॉट हैव एनी कैपेसिटी टू क्रिएट ए न्यू थिंग। मानव के अंदर कोई ऐसी ताकत नहीं है वो किसी नई वस्तु का सृजन कर सके। इसीलिए मैंने पूर्वजों ने क्या कहा, क्षिति जल पाव गगन समीरा पंच तत्व मन मिला शरीरा। यह जो शरीर भी है वह यही के मिट्टी से, यही की आग से, यही की हवा से मिलकर के बना हुआ है। यह जो शरीर है, ये धराधाम में जितनी भी चीजें हैं सब प्रकृति के द्वारा दी गई हैं। फिर हम करते क्या है, वी ओनली मैक्सिमाइज द यूटिलिटी ऑफ द सब्सटेंस। उस पदार्थ की हम उपयोगिता को बढ़ा देते हैं और किसी भी पदार्थ की उपयोगिता को बढ़ाना ही उत्पादन होता है। माय डियर फ्रेंड्स, माय डियर स्टूडेंट्स, आइए मैं बताता हूं असंसाधन या नॉन रिसोर्सेस क्या होता है। क्या है नॉन रिसोर्सेस या असंसाधन? सुनो, this nature is very benevolent to us and it has provided all the endowments which are essential to sustain our life। हमारे जीवन को चलाने के लिए प्रकृति ने सारे उपादान दे रखे हैं। But my dear friends, my dear students, it is unfortunate that still we are not able to harness 15% of the endowments provided by the nature। लेकिन प्रकृति के द्वारा दिए गए अभी भी 15% ऐसे उपादान है जिसका हम लोग उपयोग करना नहीं सीख पाए हैं। प्रकृति के द्वारा दिए गए वो उपादान जिसका हम लोगों ने अभी तक प्रयोग करना नहीं सीखा, उसको हम लोग कहते हैं असंसाधन। तो असंसाधन क्या है? असंसाधन है आपका अनयूटिलाइज्ड एंडाउमेंट्स ऑफ नेचर। एंडाउमेंट्स ऑफ नेचर, प्रकृति के वे उपादान जिसका अभी तक हम प्रयोग करना नहीं जानते हैं, इसको हम लोग असंसाधन कहते हैं। लेकिन जब किसी भी प्रोसेस के माध्यम से, किसी भी प्रक्रिया के माध्यम से जब हम उसको उपयोग करना जान जाते हैं तो वह संसाधन बन जाता है और जो प्रक्रिया होती है उस प्रक्रिया को हम टेक्नोलॉजी कहते हैं। चलिए हम लोग इसके लिए लेते हैं उदाहरण या एग्जाम्पल लेते हैं। मुझे आप ये बताओ कि मानव ने सबसे पहले क्या खाया, कन्न मूल फल या मांस? तो निश्चित रूप से आपका आंसर होगा कि सर शाकाहारी और मांसाहारी। मानव जो है उसमें शाकाहारी में आता है कि मांसाहारी में आता है? देखो मैं बता दूं कि जो शाकाहारी करने वाले शाकाहार वाले जीव होते हैं और जो मांसाहार वाले जीव होते हैं उनकी शारीरिक शारीरिक रचना जो है वो अलग अलग है। जो मांसाहार करने वाले जीव हैं उनका जीव जो पतला होता है और जीव का जो है वो चपर चपर करके पानी पीते हैं। वो जीभ से पानी पिएंगे, चपर चपर करके पानी पिएंगे और साथ ही साथ उनका जो ये दांत है इंसीजर के बगल वाला केनाइन वह नुकीला होता है ताकि वह मांस को आसानी के साथ में फाड़ सके। लेकिन माय डियर फ्रेंड्स, माय डियर स्टूडेंट्स, अगर हम मानव की बात करें तो मानव का जो है वह होठ से पानी पीता है अन्य शाकाहारी जीवों की तरह, और उसका जो कैनाइन है वो प्रोमिनेंट नहीं है, वह बहुत कमजोर दांत है। इस प्रकार से मानव स्वभाव से शाकाहारी है। हमारे पूर्वज पहले कंद मूल फल खाते थे और मानव के जो प्राचीन साक्ष्य मिले हैं उनके एनामेल की जांच की गई है, इससे जानकारी मिल रही है कि हमारे पूर्वज जो है वो मांस नहीं खाते थे, वो वास्तव में कंद मूल फल ही खाया करते थे। बट एज टाइम रोल्ड बाई पॉपुलेशन ऑफ द वर्ल्ड विटेस्ट इंक्रीजमेंट, जब समय बीतता गया मानव की जनसंख्या बढ़ती चली गई और बढ़ती हुई जनसंख्या से जो न करवा ले। हमारे पूर्वजों को
कंद मूल फल मिलता नहीं था, उन्हें महीनों महीने भूखे रहना पड़ता होगा और जाहिर सी बात है कि भूखा वह टल रहा होगा। इसी बीच में किसी जानवर ने उसके ऊपर आक्रमण कर दिया होगा। उसके बुद्धि का धीरे धीरे विकास हो रहा था। वह रामाफिथेकस से ऑस्ट्रोपिथेकस अफ्रीकेनस, अफ्रीकेनस से होमो इरेक्टस बन चुका था। उसके बुद्धि का धीरे धीरे विकास हो रहा था और इसी बुद्धि के विकास के क्रम में उसने क्या किया होगा, उसने अनकॉन्शियस माइंड से, उसने अचेतन मन से उसने एक पत्थर उठाया होगा और पत्थर से मार दिया जानवर को। क्या देखा, जानवर उससे भाग गया। लेकिन कभी ऐसा भी हुआ, उसने एक पत्थर उठाई, उसने पत्थर से मारा, क्या देखता है, जानवर मर गया। उससे वह समझ गया कि जानवर पत्थर से मारने पे जानवर मर जाता है। उसको पहले भूख लगी थी, पहले उसने अपनी क्षुधा की आग को शांत किया होगा और जब उसके बाद उसने उस पत्थर को बड़े ही इंसाइटफुली देखा होगा, सूक्ष्मता से उसका परीक्षण किया होगा, तो उसने यह देखा इस पत्थर में एक अजीब सा गुण है और गुण यह है, इसका अग्रभाग नुकीला है। मानव समझ गया कि नुकीली चीजों के प्रहार करने पर दबाव अधिक बनता है। जब हम एरिया को घटा देंगे तो लगने वाला जो फोर्स है वह उसके मान के लिए दाब का मान अधिक हो जाता है। मानव ने विज्ञान के इस नियम के माध्यम से उसने यह देख लिया कि नुकीली चीज बनाने से हम अधिक जो है अधिक अंदर तक चीजों को घुसा सकते हैं। लेकिन उसने देखा कि कैसे यह पत्थर नुकीला बनता है। उसने देखा कि जहां नदियों की तेज धारा है वहां मुलायम चट्टानें कट करके नुकीली हो जाती है। मानव ने सोचा जो काम पानी कर रहा है, रगड़ने का काम, घिसने का काम, वो हम करके पत्थर बना सकते हैं। तो मानव ने अपने जीवन में बना लिया पत्थर के औजार। मानव ने अपने जीवन बना लिया पत्थर के औजार। और इस प्रकार से बताना चाहूंगा, यह जो आप देख रहे हो, यह जो स्टोन इंप्लीमेंट्स है, ये जो आप देख रहे हो, ये जो स्टोन इंप्लीमेंट्स है, ये जो स्टोन इंप्लीमेंट्स हैं, पत्थर के औजार, यह मानव के जीवन की पहली टेक्नोलॉजी है। मानव के जीवन की पहली टेक्नोलॉजी है। और बताना चाहूंगा कि जो हमारे पास अभी तक साक्ष्य है, जो हमें हमारे पास जो एविडेंस है, उसके आधार पर बता दूं कि आज के लगभग 33 लाख पहले केन्या का एक लोक मेऊ क्षेत्र है, केन्या के जो आपका अफ्रीका महाद्वीप के केन्या देश के लोकमेव क्षेत्र में सर्वाधिक प्राचीन जो है पत्थर के औजार की प्राप्ति हुई है। इस प्रकार से मानव के जीवन की जो पहली टेक्नोलॉजी है, फर्स्ट टेक्नोलॉजी इज द स्टोन इंप्लीमेंट्स मेड बाय द ह्यूमन बीइंग। इसी प्रकार से बता दूं मैं कि धीरे धीरे समय बीतता गया, मानव की बुद्धि का विकास हो रहा था। वह होमो इरेक्टस से होमो सैपियंस बन चुका था। पूर्व पाषाण काल के बाद मध्य पाषाण काल, उसके बाद नव पाषाण काल आ चुका था। मानव ने यह देखा मिट्टी के अंदर एक अद्भुत क्षमता विद्यमान है। एक बीज डालो, वह 1000 बीज पैदा करके देती है। बीज के डालने से उसमें से अंकुर फूटता है, वह एक पौधा खड़ा हो जाता है। उस पौधे में कुछ समय के बाद उसमें जो है उसकी देखभाल करने के कारण से उस पौधे में कुछ समय के बाद जो है फल लगते हैं और वह उसमें हजारों की संख्या फल लगते हैं। मानव समझ गया कि यदि हम धरती को थोड़ा सा धरती को जुताई करके उसमें बीज डाल करके उसमें पानी देते रहे, उसकी रक्षा करते रहे, तो कुछ समय के बाद हमें एक के बदले में 1000 बीज पैदा होकर मिल जाएंगे। इस प्रकार से मानव ने कृषि कर्म करना सीख लिया। तो मैं बताना चाहूंगा कि नव पाषाण काल में मानव ने जो कृषि कर्म करना सीखा, मानव ने जो एग्रीकल्चर सीखी, यह वास्तव में उसकी टेक्नोलॉजी है। तो यहां पे आप देख सकते हो कि मानव की जो प्रिमिटिव जो है एग्रीकल्चरल टेक्नोलॉजी है। यह मानव की प्रिमिटिव जो है एग्रीकल्चरल टेक्नोलॉजी है। आप यहां देख लो कि किस प्रकार से वह धरती को कुरद रहा है, खोद रहा है। धरती को खोद करके उसमें बीज डालता, उसमें पानी रखता और पानी के रखने के बाद जब फसल तैयार हो जाते तो पत्थर के ही हंसिया से उसको काटने की उसने तकनीक सीख ली। यह सब देख रहे हो, यह प्रक्रिया है, वह वास्तव में टेक्नोलॉजी हो गई। तो यहां पर आपने देखा कि आपका पाषाणकालीन मानव ने सबसे पहले पाषाण के औजार बनाए, फिर उसने कृषि कर्म करना सीखा। इसी प्रकार से आप और भी एग्जाम्पल यहां पर उदाहरण ले सकते हो। देखिए मानव जो है
धीरे धीरे वह क्या हुआ कि वह सबसे पहले उसने यह देखा कि हम जिंदगी अगर कृषि कर्म कर रहे हैं तो सब रहना कहां पर ज्यादा सही होगा। उसने नदियों किनारे रहना शुरू किया। लेकिन माय डियर फ्रेंड्स, माय डियर स्टूडेंट्स, मैं आपको बताऊं कि वह जो नदियों किनारे रहने लगा तो नदियों किनारे वह क्यों रह रहा था? वह नदियों किनारे इसलिए रहा क्योंकि नदियों किनारे उसको ढेर सारी चीजें उपलब्ध थी। पहला तो था उसको कि उसको ड्रिंकिंग वाटर उपलब्ध था, पीने के लिए जल की उपलब्धता थी। दूसरा कि वह जो है वह जो एनिमल रियरिंग है, पशुपालन, वह पशुपालन वहां से कर सकता था, उसको पशुओं के पिलाने के लिए जल मिल जाता। इसी प्रकार से वह एग्रीकल्चर या कृषि कर्म, वह खेती कर सकता था पानी के जल के माध्यम से। इसी तरीके से वह जो है नदियों किनारे रहने लगा क्योंकि उसके माध्यम से उसको इजी ट्रांसपोर्टेशन अर्थात उसे सुलभ जो है वह जो है परिवहन के साधन उपलब्ध हो गए। तो मानव को पीने का पानी मिलता था नदियों किनारे, तो मानव का क्या करने लगा? वो नदियों के किनारे बसने लगा। यही कारण है कि चाहे भारत में सिंधु घाटी की सभ्यता हो या फिर ये मिस्र में नील घाटी की सभ्यता हो, इराक और कुवैत में दजला फरात की, या फिर आपकी मेसोपोटामिया की सभ्यता हो, चीन में हुआंगो की सभ्यता हो, ये सभी सभ्यताएं जो है नदियों किनारे आई। लेकिन बढ़ती हुई जनसंख्या जो न करा दे, धीरे धीरे मानव को जो है नदियों किनारे से वो दूर जाने लगा। लेकिन वहां पर उसको पानी की जरूरत थी। उसने क्या देखा था कि उसने नदी के किनारे जब उसने मिट्टी खोदी तो कुछ गहराई तक जाने के बाद पानी मिल जाता था। मानव ने सीख लिया कुआं खोद करके हम पानी निकाल सकते हैं। लेकिन कभी कभी क्या होता था उसके साथ, वह कुआं खोदता लेकिन पानी की जगह में जो कुआं खोदा उसने, तो वहां कुआं खोदने पर पानी की जगह में उसको कुछ और मिल गया। और उसको क्या मिला? तो मैं आपको बताऊं कि पानी जब उसने वहां पर खोदी तो पानी की जगह पर उसको एक ऐसा पानी मिल गया जो दुर्गंध युक्त था, न पीने के लायक न पिलाने के लायक। मानो अपने ऊपर वालों से शिकायत करता होगा, हे भगवान मैंने आपसे मांगा क्या, आपने क्या दे दिया? लेकिन माय डियर फ्रेंड्स, माय डियर स्टूडेंट, उसको क्या पता था कि जो पानी उसको मिल रहा है, जो जल उसको मिला हुआ है, वह कोई साधारण जल नहीं है। वह जल जो है एक ऐसा जल है जिसके पूरी दुनिया एक दिन हाहाकार करेगी, एक दिन पूरी दुनिया जो है उसके लिए लड़ाई करेगी। और अमेरिका ऐसा महादानवी देश जो है वह छोटे मोटे देशों पर भी हमला करने पर गुरेज नहीं करेगा। तो मैं आपको बताना चाहूंगा कि इस प्रकार से जो मानव है, मानव को पानी से शिकायत थी। लेकिन 1860 में जो अमेरिका का पेंसिल्वेनिया है, वहां पे मानव ने यह देखा कि उसमें जलने का गुण है। और उस मानव ने क्या किया? उसको जो आप देख रहे हो यह क्रूड ऑयल है, यह कच्चा, यह जो है क्रूड ऑयल है। मानव ने यह जो क्रूड ऑयल है, इस क्रूड ऑयल को लिया और लेने के बाद उसने क्या देखा? अगर इसका किया जाए फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन, इसका किया जाए फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन, इसका किया जाए प्रभाजी आसवन, तो प्रभाजी आसवन करने के बाद इसमें से डीजल, पेट्रोल, केरोसिन ऑयल, मोम इत्यादि मिल जाते हैं। मानव ने इस टेक्नोलॉजी के माध्यम से यह जो 1860 के पहले जो यह मिट्टी का यह जो पेट्रोलियम प्रोडक्ट था वह संसाधन था, लेकिन मानव ने जब उसका उपयोग करना सीख लिया तो वह बन गया संसाधन। इस प्रकार से मानव ने जो है वह टेक्नोलॉजी सीखी। माय डियर फ्रेंड्स, माय डियर स्टूडेंट, दिस लिस्ट इज एंडलेस। यह जो सूची है बहुत लंबी है। आज का मानव का जीवन जो है वह टेक्नोलॉजी का जीवन है। चाहे वो आपका सॉफ्टवेयर हो, चाहे वह मानव के द्वारा बनाई गई, मशीनों के द्वारा बनाए गए टेंजिबल ऑब्जेक्ट्स हो। मानव के जीवन में विज्ञान तो है ही है, विज्ञान सिर्फ सिद्धांत बना के दे देता है, टेक्नोलॉजी के माध्यम से उसका हम क्रियान्वयन करते हैं। और जाहिर सी बात है यदि उसका क्रियान्वयन न किया जाए तो उस विज्ञान का कोई मतलब नहीं है। यही कारण है कि विज्ञान और प्रौद्योगिकी को हम लोग एक साथ ही साथ पढ़ते हैं। एक शरीर है तो दूसरा आत्मा है, एक के बिना दूसरे का कोई महत्व नहीं है। तो हम लोगों ने आज की क्लास में पढ़ लिया व्हाट इज टेक्नोलॉजी। अब हमारी जो नेक्स्ट क्लास रहेगी इसमें हम लोग साइंस में, फिजिक्स में कुछ न कुछ जो हम लोग यहाँ पे कुछ कॉन्सेप्ट के बारे में बात करेंगे। और धीरे धीरे करके हम लोग अपना जितना भी इसका सिलेबस है आपको बताना चाहूंगा कि जितने भी एग्जाम्स होते हैं सारे एग्जाम्स को मैं ध्यान में रख करके साइंस पढ़ाऊंगा। तो आपको थोड़ा ध्यान रखना पड़ेगा। थैंक यू वेरी मच एवरीवन, थैंक यू सो मच।